साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 39 और इसमें हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन दिया है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान में आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहली बार जो लोकसभा का गठन किया गया था वो 17 अप्रैल 1952 को किया गया था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी के द्वारा। लोकसभा का स्थगन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और यह कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है या कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 85 2B में किया गया है। वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 545 सीटें हैं। आगे देखेंगे। लोकसभा की बैठक स्थगन, सत्रावसान या विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इसका उल्लेख कहाँ है? तो आर्टिकल 85 2B में है। आगे देखेंगे। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है। ऑप्शन दिया है शीशम, यूकेलिप्टस, खेजड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय पौधा जो है वो खेजड़ी है। यह सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसका उपयोग पशुओं के चारा के लिए, ईंधन के लिए तथा औषधि के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग पशुओं का चारा, ईंधन यानी कि इसकी लकड़ियों का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग तथा अधिक तापमान सहन करने की क्षमता तथा कम पानी की आवश्यकता के कारण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में इसे वरीयता दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। धन विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन दिया है लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 109(1) में है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई प्रावधान जोड़ने या हटाने के लिए अपना सुझाव दे सकती है, लेकिन इसे मानना या न मानना लोकसभा पर निर्भर करता है और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए अपने पास रोक सकती है। 14 दिनों के बाद धन विधेयक राज्यसभा से स्वतः पारित माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है और इसे मानना न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक सकती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया है वह दक्षिणी अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वह दक्षिण चिली में अवस्थित है या उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार हैं। तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में है, जैसा कि मैप में आप लोग देख सकते हैं, और वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, यह गलत है। वह उत्तरी चिली में अवस्थित है, उसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, ये सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है
संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज तत्वों के विशाल भंडार हैं। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में विस्तारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ देश का नाम दिया है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियों का नाम। तो इसमें साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। बगदाद आप लोगों को पता है कि इराक की राजधानी है। लेबनान की राजधानी बेरूत, ये सही है। टर्की या तुर्की की राजधानी अंकारा है। और अशखाबाद किसकी राजधानी है? तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। यूक्रेन जो कि चर्चा में है, इसकी राजधानी कीव है। और अकमोला कजाकिस्तान के एक शहर का नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऑप्शन दिया है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या वित्त मंत्री। तो संविधान में आर्टिकल 126 में राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है। और राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्यों करता है? तो जब मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्ति हो, यानी कि पद खाली हो, या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। तो इस दशा में राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। आगे देखेंगे, अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है, जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट या इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट कहा जाता है। और जो पौधे कम पानी में उगते हैं उन्हें जीरोफाइट कहा जाता है। और जो पौधे पानी में पूरी तरह डूबे रहते हैं या आधे डूबे रहते हैं, उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। आगे देखेंगे, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? ऑप्शन दिया है, जूरा पर्वत, पेरेनीज पर्वत, कार्पेथियंस पर्वत या काकेशस पर्वत। तो इसका उत्तर मैप में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पेरेनीज पर्वत है, जो कि फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बना रहा है। जूरा पर्वत यूरोप के मध्य भाग में आल्प्स पर्वतों के उत्तर में स्थित एक पर्वतमाला है। और कार्पेथियंस पर्वत पूर्वी और मध्य यूरोप में विस्तारित है, जबकि काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। आगे देखेंगे, स्पेन और फ्रांस के मध्य पेरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। यह आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? ऑप्शन दिया है, अल्जीरिया, चाड, मोरक्को, ट्यूनीशिया। तो इसमें से चाड देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। चाड एक स्थलरुद्ध देश है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान मौन है? ऑप्शन दिया है, प्रौढ़ शिक्षा, कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता या बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको DPSP भी कहा जाता है,
इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 में है। इसमें आर्टिकल 43 में कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख है और आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया है, जबकि प्रौढ़ शिक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक सिद्धांतों में कहीं भी नहीं किया गया है। आगे देखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत आर्टिकल 36 से 51 में वर्णित है। इसमें कर्मकारों को निर्वहन मजदूरी का प्रावधान आर्टिकल 43 में है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में है तथा बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध आर्टिकल 45 में है, जबकि इसमें प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? ऑप्शन दिया है जिबरेलिन्स, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन या इनमें से कोई नहीं। तो बौने पौधों को साइटोकाइनिन के द्वारा लंबा किया जाता है। जिबरेलिन्स जो कि एक प्रकार का हार्मोन है, यह बीजों के अंकुरण में मदद करता है और पौधों में फूल आने में मदद करता है। ऑक्सिन जो कि एक प्रकार का हार्मोन ही है, यह पौधों के फलों को मजबूती प्रदान करता है। आगे देखेंगे। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक विधिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति द्वारा क्षमा करने की शक्ति न्यायिक शक्ति है और इसका उल्लेख आर्टिकल 72 में किया गया है। आगे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा आदि तथा कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की न्यायिक शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिया है रेगूर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगूर मिट्टी को माना जाता है। इसी को काली मिट्टी भी कहा जाता है और यह कहाँ पाई जाती है? तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि वो यहाँ पाई जाएगी। और इस एरिया में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो एक गुजरात है और दूसरा है महाराष्ट्र। इन राज्यों में ज़्यादा पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जो कि तमिलनाडु के पहाड़ी भागों के निचले क्षेत्रों में, कर्नाटक में, केरल में, महाराष्ट्र में तथा कुछ पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को कहा जाता है और यह राजस्थान के उत्तरी भाग में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में तथा असम में पाई जाती हैं। और लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बुंदेलखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मेघालय आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे देखेंगे। काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह भिगोने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। यहाँ जुदाई नहीं है, जुताई है, टाइपिंग मिस्टेक है, जुताई है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों या ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? ऑप्शन दिया है चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना। तो गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर बनाई गई चंबल परियोजना है। आगे देखेंगे।
गांधी सागर बांध चंबल नदी की 4 परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1954 में शुरू होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ऑप्शन दिया है हृदय से स्वतंत्र होकर, उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन जिस गति से हृदय चलता है उसी गति से ये भी चलता है। जैसे पुराने जमाने में डॉक्टर लोग कलाई की नाड़ी को पकड़कर रोगों का पता लगा लेते थे, तो उसी से संबंधित यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।